કેવું હશે આ બજેટ? દરેક લોકોમાં એક આ સવાલ છે। ત્યારે આપણી સાથે એક્સપર્ટ્સ જોડાયા છે, તેમની પાસેથી જાણીશું કે તેમને પણ બજેટને લઈને કઈ આશા અપેક્ષાઓ છે। આપણી સાથે શેર માર્કેટના એક્સપર્ટ પ્રતીત પટેલ જોડાયેલા છે, આ સાથે જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સપર્ટ પ્રફુલ ગટાણી જોડાયા છે અને ભાજપ તરફથી દીપક જોશી જોડાયા છે। આપ સૌનું સ્વાગત છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ। પ્રફુલભાઈ, કોરોનાના કારણે અત્યારે અસંગઠિત ક્ષેત્રો જે છે તેમને મોટો ફટકો પડ્યો છે, તો તે ક્ષેત્રની અત્યારે કેવી હાલત છે? देखिए, हम लोग जो आज इस बजट की बात कर रहे हैं और ये बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका बैकड्रॉप जो है वो बेसिकली कोरोना है। कोरोना के कारण में ओनली भारत या इंडिया की बात नहीं करें, विश्व की बात करें तो विश्व में सारी जगह पर इसके इफेक्ट, बड़े मेजर इफेक्ट आए हुए हैं। जिस तरह से मेरे को पैनलिस्ट हेमांग भाई ने भी कहा कि बहुत सारी जरूरत है हमको ये ध्यान रखने की कि जो छोटे उद्यमी हैं, लेबर, असंगठित लेबर है या इस तरह के छोटे मजदूर हैं या हमारे किसान भाई हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक बात हमको समझना पड़ेगा, हम कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले हमारी इकोनॉमी क्या है। हमारी इकोनॉमी है 130 करोड़ लोगों की जनता हमारे साथ में है, उसकी हमारी इकोनॉमी है। और उस इकोनॉमी का जो हमारा बजट बनता है उसमें से 80% जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। 80% खर्चे जो ऐसे हैं जो हमारे फिक्स रहते ही रहते हैं, जिसमें हम लोग कोई बहुत बड़ी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास में 20% के खर्चे, तो 20% का जो खर्चा है उसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं और किस तरह से किस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जब हम कोरोना की, आपने जैसे बोला कि कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इस बार के बजट से ये है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि आज एक नॉर्मल फैमिली भी जो है उसने अगर इंश्योरेंस लिया या खर्चा किया है, दोनों में से आप देखें तो कई फैमिली ने 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा कोरोना के बीच में कर दिया है। तो उस हिसाब से अगर 25 से 50 हजार का जो अपन इंश्योरेंस की 80D में बात कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह जो 80C का एक जो हमारा एक सेक्शन है वो इतना क्लस्टर्ड है, उसमें इतनी सारी चीजें डाली हुई है, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर देना चाहिए गवर्नमेंट को इस परिस्थिति में। तीसरा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने बोला कि कोरोना के बाद में अब क्या होने वाला है, तो हमारे छोटे, जो हेमांग भाई अभी जो बोल रहे थे कि भाई छोटे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए, तो उनके लिए एक कहीं पर भी पैरिटी अगर आती है और सरकार उस पर ध्यान दे कि भाई हमने एक 5 लाख तक का ऑलमोस्ट हमारी अगर टैक्स रिटर्न बनती है तो अभी आज की डेट में नहीं ले, या 2.5 लाख की हमारे पास में मिनिमम हमारा बेस रेट बना हुआ है। तो जब स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसको जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे गेन है वो 15% नहीं होना चाहिए, उसको भी फिर उसी लेवल पे लेके आना चाहिए। सबको एक ही नजरिए से अगर देखा जाए तो शायद हमारा जो ये वर्ग है वो बहुत खुश होगा और उसके हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी होंगी, क्योंकि इस साल पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा खर्च कराना। पैसा खर्च कब होगा? जब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम के लिए छोटे छोटे पगले लिए जा सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब ये काम पॉसिबल नहीं है इस तरह से, क्योंकि सरकार की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। एंड सरकार इज व्हाट? सरकार इज बेसिकली वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में उनके पास में ऑलरेडी कमिटेड टर्म्स हैं, उन कमिटेड टर्म्स के आगे क्या करना है, क्योंकि ये कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना नहीं था, ये बड़ा एबनॉर्मल फिनोमेना रहा है हमारा इस बार जो कोरोना का है। तो उस परिस्थितियों को ध्यान में रख के और उसमें से कुछ ऐसा हमारा एक छोटा सा पार्ट या टुकड़ा या हिस्सा निकाला जाए जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो हो, जो हमारे किसान भाइयों के लिए हो और वो हमारे छोटे उद्यमियों के लिए भी हो। इस तरह से अगर कुछ कर लिया जाए तो आई थिंक ये सरकार और ये बजट बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप रखेगा हम सबके लिए। हेमंग भाई, अपनी પાસે આવો, પરંતુ એ પહેલા પ્રફુલભાઈને પૂછવા માંગીશ, ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે આપણે પ્રતીતભાઈ પાસે પણ સાંભળ્યું, આપે જે રીતે અન્ય લોકોને પણ સાંભળ્યા છે, ત્યારે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઈને આપના શું મંતવ્યો છે? देखिए, अगर हिस्टोरिकली हम लोग देखें इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो देयर वर 2 मॉडल्स। वन इज द कैपिटलिस्ट मॉडल जो मोस्टली अमेरिका में था और एक वन इज द कम्युनिस्ट मॉडल, वो रशिया में था। उस समय जब हमारी सरकार थी उसने कुछ तरह से कुछ इन्फ्लुएंस होके इस तरह के डिसीजन लिए कि जो हम लोग कम्युनिस्ट मॉडल की तरफ, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ गए और हम लोगों ने ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमने करा वो PSUs में इन्वेस्टमेंट करना चालू करा। एक्चुअली अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो सरकार का काम होता है गवर्नेंस, सरकार का काम ना करना नहीं होता है। और उसके हिसाब से जो आज सरकार ने डिसीजन लिए हैं कि ये जो 20% का जो ब्रैकेट है उसको किस तरह से बढ़ा जाए, तो आप टैक्स तो आप नहीं लगा सकते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स तो आप पब्लिक के ऊपर नहीं लगा सकते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए किसी भी सरकार को। और स्पेशली आज जो परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कोरोना में, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब पैसा कहां से आएगा? पैसा तो आपको सरकार चलाने के लिए चाहिए। तो पैसा का एक ये बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास में है कि हम इन्वेस्टमेंट को जितना एक्सपेडाइट कर सकते हैं
हम करें। और उसमें आज सबसे बढ़िया माहौल जो बना है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव अगर दिख रहा है कि हमारा जो सेंसेक्स है पिछले 6 महीने के अंदर में जिस तरह से दौड़ा है 50,000 तक हम लोग पहुंचे हैं और टच करा है, ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और इस तरह का पॉजिटिव सेंटीमेंट एक गुड गवर्नेंस, गुड एनवायरमेंट और एक सपोर्ट सिस्टम के साथ में ही खड़ा होता है। आज हिंदुस्तान ने, इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक अपना जिसको बोलते हैं ना झंडा गाड़ा है, वैक्सीन प्रोड्यूस करके और उसको अवेलेबल करा के। इंडिया में नहीं, आज इंडिया का 40 देशों में हमारा वैक्सीन ऑलरेडी, शायद मुझे जो इस तरह के गवर्नमेंट डाटा आ रहे हैं कि हमारा मिल रहा है और दे रहे हैं। और इसके अलावा अनदर 60 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे क्यू में लगी हुई हैं और जिनको ये वैक्सीन की जरूरत है और हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इस सिचुएशन में ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा समय है जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे और उससे जो जनरेट मनी है वो वापस वेलफेयर में लेके आए। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव राइट नाउ।